हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। स्टोन वेयर यूज्ड फॉर द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मानव के द्वारा जब अपनी आवश्यकता के लिए पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया, उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल के बाद जो नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता पहली शहरी सभ्यता है। पहली बार शहर देखे गए आज से 5000 साल पहले। आज से 5000 साल पहले टाउनशिप्स वेयर फाउंड, शहर पाए गए और एक शहरी सभ्यता पाई गई, एक शहरी सभ्यता पाई गई। एन अर्बन सिविलाइजेशन वाज फाउंड, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। We come to know about this civilization by the archaeological sources. पुरातात्विक स्रोतों से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। राइट डाउन, लिखते चलिए। हेडिंग विल बी, हेडिंग क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। हेडिंग होगी सिंधु घाटी सभ्यता। एक एक चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत सारी किताब में आप देखिएगा कि यहीं से शुरुआत होती है, इसीलिए जो छूटा है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो स्टोन एज है ना, उससे कोई टेंशन नहीं लेना। फर्स्ट सिविलाइजेशन, पहली सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में इसके स्थल प्राप्त होते हैं। तो बस दिमाग में रखिए। पहली बात तो वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इन हिस्ट्री वी आर स्टडिंग एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारत में पहली विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। फर्स्ट मैच्योर्ड सिविलाइजेशन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के उद्भव से लेकर के और शहर बनने तक की प्रक्रिया। अचानक शहर नहीं बनते। एक एक चीज मैं बताऊंगा, पूरी तरह से दिमाग में बैठा लेना। लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिख दिया। लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में, चूंकि ये टारगेट बैच नहीं है, ये फाउंडेशन है, तो आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में इन द वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट लिखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में सबकॉन्टिनेंट, क्या मैंने बताया? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में 2500 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य, 2500 टू 1750 बीसी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पश्चिमोत्तर भाग में वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट में 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य, बिटवीन 2500 टू 1750 बीसी, अ मैच्योर लिखिएगा, एक विकसित शहरी सभ्यता प्राप्त होती है। अ मैच्योर्ड अर्बन सिविलाइजेशन वाज फाउंड। अ मैच्योर्ड अर्बन सिविलाइजेशन वाज फाउंड। एक विकसित शहरी सभ्यता प्राप्त होती है, एक विकसित शहरी सभ्यता प्राप्त होती है, व्हिच इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए यहां मैंने कुछ पॉइंट्स कहा। क्या क्या पॉइंट कहा? तो पहली बात तो यह कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में, कहां? भारतीय उपमहाद्वीप के
देखिए, जब भारतीय उपमहाद्वीप हम लोग कहते हैं, व्हेन वी टॉक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? इंडिया, देखिए इंडिया एंड नेबरहुड कंट्रीज, भारत और इसके पड़ोसी देश, लाइक पाकिस्तान, ये पाकिस्तान उधर नहीं, ये पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये नेपाल हो गया, नेपाल, भूटान हो गया, भूटान, बांग्लादेश, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, उसको आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप जब हम लोग करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। When we say Indian subcontinent, that means India and the neighborhood country, भारत और उसके पड़ोसी देश। जब प्राचीन भारत कहते हैं तो प्राचीन भारत का ही भाग था पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। कहे कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त की रात में हुआ था, 14 अगस्त 1947 को हुई। तो इसीलिए 15 अगस्त को, चूंकि 12 बजे के बाद भारत, जो भारत के ये पर साइन किया गया, तो भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, वो लोग 14 अगस्त को मनाते हैं। तो याद रखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर, यानी ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, पश्चिमोत्तर भाग में। तो एक दिमाग में बैठ गया भारतीय उपमहाद्वीप का क्या मतलब है, पश्चिमोत्तर भाग भी क्लियर, पश्चिम और उत्तर, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट में। टाइम पीरियड क्या है, 2500 टू 1750 BC, ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य एक विकसित शहरी सभ्यता, a developed matured urban civilization was found and we call it इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता? एक्चुअली क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहां से सिंधु नदी निकलती है, यहां से सिंधु नदी निकलती है, और ये सिंधु नदी कहां चली जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। एक्चुअली पिक्चर थोड़ा और इस तरह से बनना चाहिए था, जो ये है इस तरह से बनता तो और आप लोगों को क्लियर ये रहता थोड़ा। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप, यहां जो है आप देखेंगे कि यहां से सिंधु नदी निकलती है, ये गिर जाती है, और ये जो आपका कौन सा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ये एरिया है, ये एरिया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब डेवलप्ड सिविलाइजेशन वाज फाउंड। तो ये देखिए सिंधु नदी, सिंधु की सहायक है ये सतलज नदी, यहाँ रावी नदी, ब्यास नदी, ये चिनाब नदी और झेलम नदी। तो ये जो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में, एक तो रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर हड़प्पा साइट वाज फाउंड। हड़प्पन साइट, अगर यहां करते हैं ना ये सतलज नदी, ये रावी, ये ब्यास, ब्यास के बाद रावी, तो रावी नदी के बाएं तट पर और सिंधु नदी के दाएं तट पर ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा और सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो। ये दो स्थल की जब जानकारी मिली तो हम लोगों को पता चला कि एक सभ्यता थी, देयर वाज अ सिविलाइजेशन, एक सभ्यता थी, देयर वाज अ मैच्योर्ड अर्बन सिविलाइजेशन, एक विकसित शहरी सभ्यता थी। वी कम टू नो अबाउट दैट सिविलाइजेशन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वी गॉट फ्रॉम हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई ना,
उस खुदाई से जो चीजें मिली, जो रिमेनिंग्स, जो अवशेष मिले, जो पुरातात्विक सामग्रियां मिली, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले, उससे हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। तब हम लोगों को पता चला कि एक सभ्यता थी। क्लियर? एंड दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चूंकि इसके जो शुरू के स्थल थे, इनिशियल जो स्थल थे, वो कहां थे? वो यहां थे, रावी नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर। यानी कि इनिशियल साइट्स वेयर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ इंडस एंड इट्स सब्सिडियरी, इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स। सिंधु और इसकी सहायक नदी के किनारे इसके आरंभिक स्थल पाए गए। सो वी कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन जब बाद में खुदाई की गई तो दूर दूर, यानी बहुत दूर, सिंधु नदी से बहुत दूर, सुतका गेंडोर, सिंधु नदी से बहुत दूर सुतका गेंडोर, सिंधु नदी से बहुत दूर दैमाबाद, सिंधु नदी से बहुत दूर आलमगीरपुर, सिंधु नदी से बहुत दूर कालीबंगा। तो बहुत सारे स्थल प्राप्त होते हैं जो सिंधु नदी से बहुत दूर हैं। दे आर फार फ्रॉम द इंडस रिवर। सो देन द क्वेश्चन अराइज्ड, मतलब प्रश्न उठा कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल नेम, वास्तविक नाम क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द मीनिंगफुल नेम ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का सार्थक नाम कौन होना चाहिए? तब फिर जो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे उस समय, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो प्रमुख थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने कहा कि चूंकि खुदाई सबसे पहले किसकी हुई? हड़प्पा की। After the excavation of Harappa, we come to know about the civilization. So it should be Harappan civilization. इसका नाम होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता, और इसीलिए बाद में पॉपुलर हुआ हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता। क्लियर? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कारण है कि शुरू के इसके जो स्थल थे, इनिशियल साइट्स वेयर फाउंड इन द एरिया ऑफ इंडस रिवर वैली, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में शुरू के स्थल पाए गए, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन बाद में इसके स्थल दूर दूर पाए गए, तो बोला गया कि जो इसका मॉडल प्लेस था, मॉडल प्लेस प्रारूप स्थल था जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी, दैट वाज हड़प्पा, एंड सो इट वाज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो राइट डाउन, लिखिए। आरंभ में इस सभ्यता के स्थल, साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, आरंभ में इस सभ्यता के स्थल, आरंभ में इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए। आरंभ में इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी और इसके आसपास, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए। Initially, sites of this civilization were found near Indus River and its tributary river. Near Indus River and its tributary rivers. तो आरंभ में इसके स्थल सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए। So it was called, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। So it was called Indus Valley Civilization. So it was called Indus Valley Civilization. इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। It was called Indus Valley Civilization, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। किंतु बाद में, but later on, किंतु बाद में, but later on, किंतु बाद में इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी से दूर भी प्राप्त होते हैं। बट लेटर ऑन साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेयर फाउंड फार फ्रॉम द इंडस रिवर, इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी से दूर पाए गए। ठीक है, इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी से दूर पाए गए
और तब इसमें क्या हुआ, तब प्रश्न उठा कि क्या इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखना अधिक सार्थक है। तब सर जॉन मार्शल ने कहा, सर जॉन मार्शल ने, देखिएगा सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सर जॉन मार्शल टोल्ड दैट, सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का सार्थक नाम हड़प्पा सभ्यता कहा। सर जॉन मार्शल टोल्ड दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन इज द मीनिंगफुल नेम। सर जॉन मार्शल ने इसका सार्थक नाम हड़प्पा सभ्यता कहा, क्योंकि हड़प्पा इसका प्रारूप स्थल था। हड़प्पा was the first site of excavation, उत्खनन का प्रथम स्थल था, यानी प्रारूप स्थल था। प्रारूप स्थल मतलब इसी से बाकी सारा, यही प्रारूप सब जगह मिला, इसीलिए इसको फर्स्ट साइट ऑफ एक्सकावेशन, तो उत्खनन का प्रथम स्थल था कौन, हड़प्पा, और इसीलिए इसका नाम। तो अब एक प्रश्न उठता है, सर जॉन मार्शल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल को हेड ऑफ ASI, जो ये ASI के हेड थे, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख थे। तो लिखिएगा सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख थे। सर जॉन मार्शल वाज द हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के प्रमुख थे। ठीक है, प्रमुख थे, ये दूसरे प्रमुख बने थे। और तब एक पॉइंट और बनता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। लिखने में दिक्कत नहीं हो रही है, फाउंडेशन चल रहा है, इसलिए कहीं छूटना नहीं चाहिए। कहीं भी दिक्कत हो पूछ लीजिए, एक एक पॉइंट में लिखाऊंगा, एक एक पॉइंट। मार्केट में बुक्स ढेर सारे अवेलेबल हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब यहां आए हैं फाउंडेशन पढ़ने, तो आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहां हमारा जो टारगेट है वो क्या है, यूपीएससी है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी सब ऐसे निकल जाता है। और आज अगर देखा जाए तो दिल्ली में रहकर लोगों ने रिजल्ट देना शुरू किया था, लेकिन अब पटना से भी रिजल्ट आने लगा है। तो क्यों आने लगा है? क्योंकि अब जो दिल्ली का पैटर्न है वो यहां भी चलने लगा है। अब आप लोगों की बराबर मुलाकात टॉपर से होती है। पहले पटना वाले सोचते थे, और दिल्ली में ऐसे ही होता था, दिल्ली में हम लोग बराबर जो है टॉपर सबसे मिलते रहते थे। अब वो चीजें आप लोगों को अभी मिल रही है। ठीक है, वो तो छोड़िए, वो तो दिल्ली वालों को भी नसीब नहीं है कि सिलेक्टेड पढ़ा रहे हैं। वास्तविकता है कि सिलेक्टेड लोग पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो आपके जितने भी लोग हैं सिलेक्टेड हैं, सर का भी नेक्स्ट टाइम फाइनल सिलेक्शन हो ही रहा, रजनीश सर का भी 66वीं, हाँ काफ़ी बेहतरीन गया, कंटिन्यू इंटरव्यू दे रहे हैं। और रही बात कि सर के मार्गदर्शन में आगे, इंटरव्यू में ही कम नंबर था, तो सर से पहले मिले होते तो इंटरव्यू भी निकल जाता। रंजीत सर का जो गाइडलाइन है, जो मॉक करवाते हैं, उसका बेनिफिट मुझे भी हुआ था, मैंने भी मॉक किया था, उसका बेनिफिट मिला। तो वही चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पटना के स्तर पर ये चीज़ें मिल रही हैं, आज हम लोग सोच रहे हैं। और यही कारण है कि देखिए, ये जो इस प्रकार का जो परिवर्तन आया है, इसी परिवर्तन का परिणाम है कि आज टॉपर, यूपीएससी का टॉपर अपने बिहार से है। फिर से बिहार की जो गौरवशाली परंपरा है वो लौट रही है, स्पेशली सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं तो यहां तो लोग ग्रुप डी की मेंटेलिटी बनाकर बैठे हुए थे, ग्रुप डी का फॉर्म भरते थे। टैलेंट है आईएएस बनने की और फॉर्म भर रहे हैं ग्रुप डी का। 16 घंटा 17 घंटा मेहनत कर रहे हैं, पता करते थे कि क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो पता चला कि ग्रुप डी की। माथा पीट लेता था मैं, उतनी तैयारी, उससे कम तैयारी में लोग सिविल सर्विस निकाल लेते हैं, काफी कम तैयारी में। ये एक मेंटली, मतलब समझिए तो मेंटल जो एक डेवलपमेंट आपको करना है, मतलब मानसिक रूप से आपका विकास होना चाहिए। प्रश्न जो पूछा जाता है तो प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझना, और ये फाउंडेशन का मेन उद्देश्य यही है
कि आपके दिमाग में पूरी तरह से चीजें बैठ जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? ASI, तो लिख दीजिएगा ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1861। बता रहा हूं किसके पीरियड में हुई थी उस समय। कैनिंग जो था ना, लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और किसके निर्देशन में बोलिएगा तो इसके हेड कौन थे? तो हेड थे अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय थे। कनिंघम महोदय इसके प्रमुख थे, इसके हेड बने थे। तो फर्स्ट हेड जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट हेड ऑफ ASI। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में हुई। इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। एंड हु बिकेम द फर्स्ट हेड ऑफ ASI? अलेक्जेंडर कनिंघम बिकेम द फर्स्ट हेड ऑफ ASI। क्लियर? तो फर्स्ट हेड कौन बने? कनिंघम। और इसके बाद कनिंघम के बाद आते हैं कौन? कनिंघम के बाद आते हैं सर जॉन मार्शल। अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इन 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई थी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी राखल दास बनर्जी ने। तो अगला पॉइंट लिख दीजिएगा। ये क्लियर? ये समझ में आ गया? और एक चीज याद रखिएगा, 1904 में इन 1904 में सर जॉन मार्शल बिकेम द हेड ऑफ ASI। ASI के हेड जो बने सर जॉन मार्शल, वो 1904 में बने थे। 1904 में लिख दीजिए, सर जॉन मार्शल 1904 में ASI के प्रमुख बने। सर जॉन मार्शल बिकेम द हेड ऑफ ASI इन 1904 एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की गई। एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वाज डन। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। ठीक है? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई। क्या कहां क्या लिखे? बने इंग्लिश में, हिंदी में? हाँ। तो सर जॉन मार्शल बिकेम द हेड ऑफ ASI इन 1904। ठीक है? 1904 में। और उसके बाद लिखेगा एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल, एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वाज डन। एक्सकावेशन उत्खनन, एक्सकावेशन VATION, एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वाज डन। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई। यहां लिख दीजिएगा 1921 हड़प्पा दयाराम साहनी। क्लियर? 1921 ठीक है? 1921 हड़प्पा दयाराम साहनी। हड़प्पा की खुदाई किया गया दयाराम साहनी। हड़प्पा की खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। ठीक है? 1921 में दयाराम साहनी ने किया।
क्लियर? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बात कर ली। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था, करवाया था, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी ने की, राखल दास बनर्जी ने की। क्लियर? तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी ने करवाई। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो मूवी देखे हैं ना आप लोग? हाँ, अब मूवी और अच्छे से समझ में आएगी, कारण कि उसमें पूरा इतिहास को ही कहानी के रूप में एक काल्पनिक कहानी बना दिया गया। अ फिक्शनल स्टोरी वाज डन मेड ऑन द बेसिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के आधार पर ही एक काल्पनिक कहानी बना दी गई है, क्योंकि वी हैव नथिंग इन रिटन फॉर्म फॉर दिस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के बारे में हमारे पास कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं है। सो इट इज एजम्पशन बेस्ड, इसीलिए अनुमान पे आधारित है। तो अनुमान पर आधारित है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में, इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अ सिविलाइजेशन ऑफ मैच्योर्ड अर्बन सिविलाइजेशन वाज फाउंड। एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता प्राप्त होती है, दैट वाज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आरंभिक स्थल पाए गए, लेकिन बाद में देखा गया कि सिंधु नदी से दूर दूर भी स्थल हैं, और इसीलिए सर जॉन मार्शल ने कहा सार्थक नाम होगा हड़प्पा सभ्यता। अगर इतिहास कोई ऐच्छिक विषय भी लेना चाहे ना, ऑप्शनल पेपर अगर लेना चाहे, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं दे दे रहा हूं। दोनों चीजें होंगी, पीटी प्लस मेंस, जहां भी जरूरत होगी वहां आप उसको कवर कर सकते हैं। अब है हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसके एक्सकवेशन के आधार पर ही किया गया, फर्स्ट प्लेस था, फर्स्ट साइट था, इसीलिए हड़प्पा की खुदाई ना हो के मोहनजोदड़ो की खुदाई, तो कहते मोहनजोदड़ो सभ्यता। ऐसे भी बोलते हैं, जैसे प्राचीन भारत आपके दिमाग में आता है तो दिमाग में आता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, देखते हैं, बोलते हैं ना, जैसे मुगल, जैसे मध्यकालीन भारत करते हैं तो वो अकबर बाबर करने लगते हैं, वैसे जब प्राचीन भारत करते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो करने लगते हैं। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये दो प्रमुख शहर थे जिसकी खुदाई के बाद इस सभ्यता के बारे में पता चला। और ये सभ्य खुदाई किसने करवाया? 1921 में दयाराम साहनी ने। एक चीज याद रखिएगा, हु वाज द एक्सकावेटर ऑफ हड़प्पा? हड़प्पा का उत्खनन करता कौन था? तो दयाराम साहनी। एंड ये मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता था राखल दास बनर्जी। बट बोथ वेयर अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई हुई। तो अगर पूछेगा हड़प्पा की खुदाई किसके निर्देशन में हुआ? तो सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में हुआ? तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के ही निर्देशन में खुदाई हुई। और उत्खनन करवाने वाले कौन थे? तो वो दयाराम साहनी थे, हड़प्पा के लिए, मोहनजोदड़ो के लिए राखल दास बनर्जी। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? अब है कि अगले सेक्शन पे हम लोग चलते हैं। तो इसको देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ चीजें मैं बता रहा हूं कि पहली बात तो ये कि ये सिंधु घाटी सभ्यता इतना पॉपुलर क्यों हुआ? पॉपुलर इसीलिए हुआ कि ये सोचिए आज से 5000 साल पहले, आज से अभी है ना 2021, तो 2000 साल इधर अब 2500 साल उधर, तो 4500 लगभग। आज से 4500 साल पहले 4500 ईयर्स एगो टाउनशिप्स वेयर फाउंड, नगर पाए गए। और नगर भी कैसा? नगर नियोजन के साथ, प्लानिंग के साथ। देखिए कैसे शहर है। शहर जो है इसमें मतलब समझिए तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सभी जगह सड़कें हैं, नाली प्रणाली का विकास किया हुआ है। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो घर बने हुए हैं, मतलब कि जो शहर बने हुए हैं, तो हर जगह मतलब कि गली है, इस तरह से क्या है कि हर जगह पर देखिएगा कि जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यानी कि पूरा एक देखिएगा तो प्लान टाउनशिप, टाउनशिप ही नहीं, यहां पर देखिएगा प्लान टाउनशिप, एक नियोजित शहर पहली बार प्राप्त होता है।
सोचिए कि आज हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर पटना, ग्रेटर नोएडा, ये जो प्लानिंग करके बसाते हैं ना शहर, ऐसा हड़प्पा वाले आज से 4500 साल पहले करते थे कि यहाँ ये चीज होगा, यहाँ ये चीज होगा, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी, नालियां जो है सो सड़क के किनारे नालियां बनेगी। आज हम लोग बनाते हैं, ये आज से 4500 साल पहले बना रहे थे। यानी कि इसकी खासियत थी नगर नियोजन, जिससे इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। इसकी खासियत थी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, नहाने का प्लेस, बाथ प्लेस, देख रहे हैं उत्तर दक्षिण के डायरेक्शन में है ये बाथ प्लेस, नहाने का स्विमिंग पूल, मतलब उस समय पाया गया। तो सोचिए कि कितना डेवलप्ड था। तो बाथ प्लेस वो भी, इसमें जो प्रयोग हुआ है, इसमें जो दीवार बनाने में जो प्रयोग किया गया है, सोचिए कि अभी भी मतलब वो लीक नहीं किया है। यानी कि इतना डेवलप्ड फॉर्मेट में है कि सभी जगह से, लगभग सभी से बाथ प्लेस है। देख रहे हैं इधर से सीढ़ी बना हुआ है, इधर से सीढ़ी बना हुआ है, दोनों साइड से सीढ़ी बना हुआ है। ये जो है ठीक है, स्टेयर्स हैं बहुत साइड से, नॉर्थ और साउथ से। और ये जो है सो जो पक्के स्नानागार, यानी कि स्विमिंग पूल टाइप की स्थिति, तो ये पाई गई लगभग सभी स्थलों से। और इसमें भी सबसे बड़ा जो बाथ प्लेस है वो मोहनजोदड़ो का है। इसके बाद देखते हैं इस सभ्यता के उत्खनन से एक बहुत खास चीज है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। यह हड़प्पा से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति। और ये अपनी इसका जो कलाकृति जो ये जो निर्माण किया गया है, यानी इसकी जो चिकनाहट है, ये एक तरह से कहिए कि सरप्राइज करता है कि उस समय कांसे की मूर्तियां बनाना लोग जानते थे। यानी कि मेटलर्जी की उनको जानकारी थी, धातु कर्म की उनको जानकारी थी, धातु कर्म की जानकारी थी। आप इसी समय देखेंगे कि एक पाशुपति शिव का एक साक्ष्य मिला है, एक मूर्ति मिली है। इसमें बीच में देखिए योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इस साइड में देखिए ये हाँ हाथी और नहीं, ये भैंस और गेंडा, भैंसा और गेंडा, ये सिंह है, इस तरह से ये सिंह है। देखिए ये भैंसा है और ये एक सिंह वाला गेंडा है। और इधर क्या है, ये बाघ है, ये हाथी है, बाघ और हाथी है। और नीचे में देखिए हिरन है, असेम इधर। तो ये टूटा हुआ भाग है जिससे पता चलता है कि दो हिरन नीचे दो हिरन है। योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यानी कि कहने का अर्थ है कि कल्चरल डेवलपमेंट का भी यहां पर एविडेंस मिलता है, सांस्कृतिक उत्थान का भी साक्ष्य मिलता है। और ये पशुपति शिव का भी साक्ष्य कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, विशाल स्नानागार मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है। और इसके बाद पाशुपति शिव, इसी को पाशुपति शिव या इसी को सर जॉन मार्शल ने आद्य शिव कहा, शिव का पहला रूप। चारों ओर पशु है, बीच में व्यक्ति है, पशुपति है। तो पाशुपति के रूप में इसकी पहचान की गई है। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। और यहां पर जो मुहरें, लगभग सभी जगह से मुहरें मिली हैं। अब मुहरों में क्या है कि मुहरों में देखिए जनरली चित्र अंकित है, लेकिन इसके अलावा देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ भी दिखाई देता है, यानी अधिकांशतः जो मुहरें हैं, मुहरें मतलब सील, मुहर कौन यूज करता है, व्यापारी लोग यूज करते हैं। सबसे ज्यादा मुहर मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन वाला, अभिलेख वाला मुहर मिला हुआ हड़प्पा से मिला है। तो इस सभ्यता से बहुत सारी मुहरें मिलती हैं। मुहर बता रहा है कि व्यापार वाणिज्य विकसित था, ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन द डेवलप्ड फॉर, क्योंकि मुहर का यूज आज भी मुहर कौन यूज करते हैं, अपना सामान के लिए, अपनी पहचान के लिए व्यापारी लोग यूज करते हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग काफी मात्रा में थे। व्यापारियों के साथ लगभग 2500 मुहरें मिली हैं, 2500 मुहरें मिली हैं इस काल की। तो वो तो कम ही मिला होगा, ज्यादा यूज होता होगा, बहुत तो नहीं प्राप्त हो पाया। ठीक है, तो यहां से मुहरें प्राप्त होती हैं। उसके बाद एक श्रृंगी पशु, इनके लिए एक पवित्र पशु है, आपने मूवी भी देखा होगा, वो एक इसी तरह का सिक्का उसके पास है, जिसके कारण से एक प्रकार का पास होता था दुर्ग में जाने के लिए। तो वो लोगों ने अपना कल्पना बना लिया, जरूरी नहीं कि वो उसी लिए यूज होता होगा, लेकिन ये है कि एक श्रृंगी पशु इनके लिए पवित्र था, एक श्रृंगी पशु इनके लिए पवित्र था, यूनिकॉर्न इनके लिए पवित्र था। एक दाढ़ी वाले साधु की जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, ये भी प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद डॉकयार्ड मिलता है, यानी डॉकयार्ड क्या है, गोदीबाड़ा, जहाज रहने की जगह। देखिए
ये इस तरह से बना हुआ है कि जहाज आकर के यहां पर ठहर सके। एक्चुअली क्या है ना कि ये पानी भर जाता था, जब वर्षा के सीजन में पानी भर जाता था, और जब बारिश नहीं होती थी ना तो ये सूखा रहता था, इस तरह से रहता था, तो सूखा रहता था, नहीं तो पानी भरा। अब साथ ही साथ ये लोथल में प्राप्त होता है, लोथल में प्राप्त होता है। देखिएगा, लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था। जब टाइड्स उठते थे ना, पानी जब पूरा यहां ओवरफ्लो होता था, तब जहाज समुद्र से आ जाते थे। लेकिन अब टाइड्स चला गया तो जहाज तो जमीन पर ही रह जाएगा। तो जमीन पर जहाज ना रहे, उसके लिए एक डॉकयार्ड बना दिया गया था, गोदीबारा बना दिया गया था। सोचिए कि कितना डेवलप्ड थे वो लोग आज से 4500 साल पहले। इसी संदर्भ में ये यूनिक है कि एक सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। अभी सिर्फ मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। टारगेट बैच जो किए होंगे इतना विस्तार से चीजें नहीं पढ़े होंगे, कारण टारगेट में है कि बीपीएससी देना है, उसके लिए पढ़ना है। यहां है कि यूपीएससी तक का एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, तब जाकर के आप फेस कर सकते हैं। सिर्फ पीटी नहीं, मेंस के स्तर पे भी। मेंस के स्तर पर ऐसे पढ़ाई नहीं की जाती है, पढ़ाया जाता है पीटी में ही। मेंस में लिखने की प्रैक्टिस होती है। यहां तो बेवकूफ लोग हैं जो मेंस में भी पढ़ने चले जाते हैं। अगर कोई मेंस में आपको आंसर लिखा रहा है तो वो तो उसका आंसर है ना, वो आपका आंसर थोड़े ना है। आपका आंसर तो तब होगा जब आप लिख के दिखाएंगे। आपको तो केवल एक गाइडलाइन मिलेगी, और वो गाइडलाइन ही यहां अवेलेबल है। यहां पर देखिए, जितने भी लोग हैं सिलेक्टेड इन सेक्रेटरी लेवल तक के जो लोग हैं, वो लोग आते हैं, निःशुल्क मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो वो अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं। तो वो आप लोगों के लिए बेहतरीन एक चीज तैयार होता है। और अपने मानसिक स्तर पर अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, एज अ ऑफिसर अपने आप को देखना शुरू कीजिए, और तब देखिएगा बहुत ही इजी हो जाएगा। इजियर देन ग्रुप डी, यूपीएससी इज इजियर देन ग्रुप डी। मजाक नहीं कर रहा हूं, ग्रुप डी से आसान है। वहां रट्टा मार करना है, यहां थिंक करना है कि कंप्लीट डेवलप सिविलाइजेशन बिफोर 1400 years ago, यानी 4500 years ago, यानी 4500 साल पहले, आज से 4500 साल पहले एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। सोचिए, डॉकयार्ड बनाए हुए थे। आज का कॉन्सेप्ट उस समय में प्रचलित थी। इसके बाद ये डॉकयार्ड कहां था? लोथल में था। अब हम लोग इस सभ्यता का एक परिचय करेंगे। इससे रिलेटेड अब कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहां हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसका ज्यादा स्थल कहां है? पाकिस्तान में और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। पश्चिमोत्तर भाग का मतलब क्या हो गया? तो पश्चिमोत्तर भाग का मतलब हो गया कि आप जब प्लेस करेंगे ना, तो देखिए यहीं से यहीं तक का हम लोग को देखना है। अगर इस तरह से देखेंगे, या अगर हम लोग इस तरह से देखें, जो गुजरात वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया है, और उसके बाद इस तरह से, तो यहां यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और थोड़ा सा यूपी, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, इतने एरिया हैं। और पाकिस्तान पूरा का पूरा है। पाकिस्तान पूरा का पूरा यही एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एकदम मैप आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कहां पर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का सिंध, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, इसके अलावा सोरतुघई और मुंडीगाग, सोरतुघई और मुंडीगाग, ये दो प्लेस जो है ना, ये अफगानिस्तान के भी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडियन वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट एंड सम प्लेसेस ऑफ अफगानिस्तान। क्लियर? तो मोस्टली इट वाज फाउंड इन पाकिस्तान। ये अधिकांशतः ये कहां पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। और इसके अलावा भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र और थोड़ा सा अफगानिस्तान का क्षेत्र इसके अंतर्गत था। क्लियर? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक हो गया क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहां हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में। दूसरी बात कि यह कैसी सभ्यता थी? पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता थी। पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता थी। तीसरी बात है, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डेवलपमेंट हुआ। इट वॉज मैच्योर्ड अर्बन सिविलाइजेशन
इसका काल क्या है? तो सामान्य काल है 2500 से 1750। हालांकि कार्बन 14 मेथड में जाएंगे तो 2350 से 1750 के मध्य होता है। 2350 से 1750 के मध्य होता है। अगर कार्बन 14 पद्धति में देखेंगे, कार्बन 14 पद्धति में देखेंगे तो 2350 से 1750। ऐसे इसका जो सामान्य काल है वो कितना है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2500 बीसी टू 1750 बीसी। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? तो अब इससे रिलेटेड और पॉइंट को देखते हैं। और कुछ पॉइंट किया हम लोगों ने। एएसआई की स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1861 में, 1861 में। हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ एएसआई? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम थे। उसके बाद सर जॉन मार्शल कब बने? 1904 में। और अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई की गई थी। किसकी किसकी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। जब इस सभ्यता के बारे में हम लोग को पता चलता है, 1921 में एक्सकावेशन हुआ। किसका? हड़प्पा का। किसने करवाया? दयाराम साहनी ने। 1922 में किसका एक्सकावेशन हुआ? मोहनजोदड़ो का। किसने करवाया? राखल दास बनर्जी ने। क्लियर? अब इस सभ्यता से रिलेटेड और पॉइंट को देखते हैं। इंडस वैली। अब देखिए, पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो तीन चीज को देखते जाना है। कि पहला है कि इसका एरिया कहां कहां है, क्षेत्र कहां कहां है। फिर इस सभ्यता के नाम के संदर्भ में अभी ये चर्चा हो चुकी है। क्षेत्र हो गया, नाम वाली चर्चा होगी, ये दोनों चर्चा हो चुकी है। अब इस सभ्यता का विकास अचानक से तो नहीं हुआ, तो कैसे विकास हुआ उस पर जाते हैं। देखिए, पहली बात तो क्षेत्र और कालक्रम। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कहां था? भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका कालक्रम क्या है? कार्बन 14 पद्धति से C14 से 2350 से 1750 ईसा पूर्व। क्लियर? इसके बाद नेम में शुरू में इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। बाद में कहा गया क्या? हड़प्पा सभ्यता। किसने कहा हड़प्पा सभ्यता? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने। क्योंकि प्रारूप स्थल है इसका, जो फर्स्ट साइट ऑफ एक्सकवेशन है, दैट वाज हड़प्पा, सो इट वाज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन आफ्टर दैट, अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अचानक नहीं आई। अचानक नहीं आई। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि पाषाण युग, पत्थर का युग था जिसमें पत्थर का प्रयोग किया जाता था। पाषाण युग में जब खेती होने लगी तो उसको नव पाषाण कहते हैं, नियोलिथिक। नव पाषाण युग समझते हैं ना? नव पाषाण युग का मतलब क्या होता है? पाषाण युग में खेती, जब स्टोन एज में जब फार्मिंग हुई तो उसको कहा गया नव पाषाण, नियोलिथिक। दैट वाज कॉल्ड नियोलिथिक। इसको क्या कहते हैं? नियोलिथिक। अब नियोलिथिक एज में क्या हुआ? कृषि कार्य हुए। कृषि, खेती क्यों किया जाता था? पेट भरने के लिए, उपजाए खा लिए। लेकिन एक चीज है, अगर 10 आदमी खेती करते हैं तो इतना तो उपज हो ही जाता है कि उसमें 15 आदमी खा सके। या मान ले रहे हैं परिवार में 10 आदमी है, 10 मिलकर खेती कर रहा है, लेकिन देखा कि 5 आदमी भी खेती करेंगे तो 10 का भरण पोषण हो जाएगा। तो ऐसे में 5 आदमी जो बचे उनको बोला गया कि आप दूसरा काम करो। जैसे कि हमको खेती में चाहिए कुदाल, खेती में चाहिए मतलब कि अनाज रखने के लिए चाहिए बर्तन, जैसे कि जो यानी कि अनाज को रखने के लिए जो चाहिए, या फिर जैसे हल चलाने के लिए उसको बांधने के लिए रस्सी चाहिए। मतलब बहुत सी सामग्री चाहिए जो खेती करने में सहायक है। तो खेती करने में जो सहायक चीजें हैं उसको निर्माण कीजिए। मतलब जब खेती में, जब एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर ने क्या किया? एग्रीकल्चर ने अस्थाई निवास दिया। अस्थाई निवास, पता है ना, परमानेंट सेटल होने लगे और इससे गांव का विकास हुआ। विलेजेज वेर डेवलप्ड। और ग्रामीण संस्कृति जो होती है ना, गांव जो होता है ना, ये आत्मनिर्भर होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आत्मनिर्भर मतलब जितना उपजाया उतना खा लिया, जितना उपजाया उतना खा लिया। तो नवपाषाण युग में खेती हुई, खेती ने मानव को अस्थाई निवास दिया, लोग रहने लगे तो गांव का विकास हुआ। गांव में जितना उपजाते थे खा पी के खत्म कर लेते थे। लेकिन जब खा पी के बचने लगा, कृषि में जब अधिशेष होने लगा, सरप्लस इन एग्रीकल्चर,
जब कृषि अधिशेष होने लगा, कृषि अधिशेष होने लगा, अधिशेष मतलब सरप्लस, सरप्लस इन एग्रीकल्चर हो गया। तो जब सरप्लस होने लगा एग्रीकल्चर में, जब सरप्लस होने लगा तो ऐसे में क्या हो गया कि कुछ लोग गैर कृषि कार्य करने लगे, नॉन एग्रीकल्चर वर्क, गैर कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य। इसको मैं समझा देता हूं, दिमाग में बैठ जाएगा। और देखिए कैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, अचानक से नहीं आया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास होता है वो अचानक नहीं होता है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा नवपाषाण युग में, जब पाषाण युग में खेती हुई, लोगों ने अस्थायी रूप से रहना शुरू किया तो गांव का विकास हुआ। गांव में लोग जितना उपजाते थे खा पी के खत्म कर लेते थे, लेकिन जब खा पी के बचने लगा तो ऐसे में कुछ लोगों ने कृषि कार्य से हट के कार्य करना शुरू किया, गैर कृषि कार्य करना शुरू किया, नॉन एग्रीकल्चरल। जब एग्रीकल्चर में सरप्लस हुआ तो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क हुए, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क हुए। और नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में क्या हुआ, शिल्प कार्य, हैंडीक्राफ्ट डेवलप हुआ, शिल्प कार्य, शिल्प कार्य हुआ, हैंडीक्राफ्ट डेवलप हुआ। और हैंडीक्राफ्ट ने क्या किया, अब देखिए शिल्प कार्य से क्या हो गया, बचने लगा, बचने, शिल्प कार्य में देखिएगा तो शिल्प कार्य में क्या हुआ, सामान बनने लगे, शिल्प कार्य में सामान बनने लगे, शिल्प कार्य में सामान बनने लगे। और ये जो सामान बनने लगे तो सामान क्या हो गया, सामान जो है एक दूसरे का आदान प्रदान करने लगे। समझिएगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना। जब खेती में बचने लगा तो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क हुए, हैंडीक्राफ्ट डेवलप हुआ। जब हैंडीक्राफ्ट डेवलप हुआ तो ऐसे में वस्तु बन रहा है, तो शिल्प कार्य से वस्तु बनने लगे। अब ये वस्तु देंगे, अनाज लेंगे, या एक अगर मुझे जरूरत है, टोकरी की जरूरत है और मेरे पास अगर जो है मान ले रहे हैं कि रस्सी है तो मैं रस्सी दे दूंगा, टोकरी ले लूंगा। तो वस्तु विनिमय शुरू हुआ। क्या हुआ, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय शुरू हुआ, यानी बार्टर सिस्टम डेवलप हुआ, बार्टर सिस्टम। क्लियर, तो बार्टर सिस्टम डेवलप हुआ, कोई डाउट नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नवपाषाण युग में खेती हुई, खेती ने मानव को अस्थाई जीवन दिया। नवपाषाण युग में खेती हुई, खेती ने क्या हुआ, अस्थाई जीवन दिया, गांव का विकास हुआ। गांव में क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था हो गई, खा पी उपजाया और खा पी के खत्म। लेकिन जब गैर कृषि कार्य हुए, मतलब जब कृषि में अधिशेष हुआ, एक्स्ट्रा बचने लगा, तो गैर कृषि कार्य हुए, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क हुआ। और ऐसे में शिल्प कार्य का विकास हुआ, बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन बार्टर सिस्टम में देखिए, यहां अगर मान ले रहे हैं खेती हो रही है, यहां जो है सो मान ले रहे मिट्टी मिल रहा है, मिट्टी का बर्तन बन रहा है। यहां पर अगर जो है सो जो रस्सी वगैरह मतलब कि बांस वगैरह मिल रहा है तो टोकरी बनाया जा रहा है। यहां पर मतलब कि जो जगह पर कच्चा माल मिलेगा वही ना सामग्री बनेगी। अब अलग अलग जगह बन रहा है, तो ये यहां जा रहे हैं, ये यहां जा रहे हैं, मतलब ये यहां जा रहे हैं, ये यहां जा रहे हैं। तो सबने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग सप्ताह में एक दिन मिले एक जगह सब सामान लेकर। तब ऐसे में साप्ताहिक बाजार का विकास हुआ। ये जो वस्तु विनिमय है ये क्या हो गया, एक स्थान विशेष पर होने लगा। वस्तु विनिमय स्थान विशेष पर होने लगा। और इस स्थान विशेष पर जब होने लगा तो ऐसे में क्या हुआ कि हाट प्रणाली का विकास हुआ। हाट प्रणाली, हाट सिस्टम वाज डेवलप्ड। हाट प्रणाली का मतलब क्या है, वस्तु विनिमय। हाट प्रणाली का मतलब वीकेंड मार्केट, वीकली मार्केट बनने लगे। जब वीकली मार्केट होने लगे तो यही इस बाजार में क्या है, यही हाट जो है। लेकिन सप्ताह में एक ही दिन जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी दिन जरूरत पड़ सकती है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि हम यहीं रह लेते हैं, जो सामान लेकर आएगा उससे भी ले लेंगे और उसको दे देंगे। जो बनिया कैटेगरी का डेवलपमेंट हुआ यहीं पर, व्यापारी लोगों का। तो ऐसे में क्या हो गया, यही हाट जब अस्थाई बाजार में बदल गए, अस्थाई बाजार, तो अब परमानेंट मार्केट है, इसमें ढेर सारा सामान है तो कोई भी लूट सकता है ना। तो सामान बचाने के लिए पक्का मकान बनाएगा ना, प्लस सामान आसानी से आए जाए तो रोड डेवलप होगा ना।
तो रोड बन गया, पक्का मकान बन गया, तो इसी को ना शहर कहते हैं। तो यही बाजार किस में बदल गया? शहर में बदल गया, टाउनशिप में बदल गया। तो इसी को बोलते हैं शहरीकरण। शहर अचानक नहीं बनते हैं, शहर एक प्रक्रिया का परिणाम है। देखते नहीं है पुराने समय में जो गांव था आज शहर में बदल गया। बोलते नहीं कि बोलते हैं कि पहले तो यहाँ कुछ नहीं मिलता था, अब सब सामान मिलने लगा है, अब तो ये शहर हो गया है। तो यही शहर का विकास ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी प्रकार से हुआ। दैट मीन्स कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरीकरण के प्रक्रिया का परिणाम था। तो इसमें देखिए सब चीज है। नवपाषाण सबसे पहले आया, फिर नवपाषाण के बाद ग्रामीण संस्कृति, पूर्व हड़प्पा यानी ग्रामीण संस्कृति आई, फिर आद्य हड़प्पा आया, कुछ शहरी लक्षण दिखने लगे, और फिर पूर्ण विकसित शहरी शहर आ गया, तो विकसित अवस्था हो गया, और एट लास्ट सभ्यता का पतन हो गया, तो परवर्ती हो गया। तो इस सभ्यता के कई चरण हो गए, और तब इस सभ्यता के पहले इस क्षेत्र में कई संस्कृतियां पाई गई, जिसको पूर्व हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। इसी में कुल्ली संस्कृति, नाल संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, झोब संस्कृति, तो ये सब संस्कृति का विकास हुआ जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति है। ये प्रोसेस समझ में आया? यही चीज है। लोग मतलब कि पढ़ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, पता ही नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आया, सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई होती है यहाँ पे, आप देखिएगा। तो यही ये कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है कि अचानक से शहर नहीं बने, शहर बनने की एक प्रक्रिया थी। शहरीकरण एक प्रक्रिया है जिसका परिणाम था सिंधु घाटी सभ्यता। और ये कैसे आया? तो ये कृषि अधिशेष के बाद, आफ्टर सरप्लस इन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क स्टार्टेड, देन craft were developed, handicraft were developed. After that, exchange of goods, that means barter system started, which is the result, due to which hard system was developed, weekend market was developed, and when weekend market converted into permanent market, it were called township. जब यही हाट प्रणाली, वीकली मार्केट अस्थाई बाजार में परमानेंट मार्केट में बदल गया, तो इसी को शहर कहा गया। बोलते हैं ना मार्केट चलोगे, कभी कभी बोलते हैं शहर चलोगे, तो शहर मतलब होता है मार्केट। गांव मतलब जो है, गांव का बाजार छोटा बाजार होता है, वस्तु विनिमय वहां ज्यादा होता है। देखते हैं अपना सब्जी दे के दूसरे का सब्जी ले लेते हैं गाँव में। कई बार होता है कि ये दे दीजिए, ये ले लीजिए, तो उस तरह का की चीजें अभी भी हो रही है गांव में। लेकिन शहर में क्या है, मुद्रा चलता है, करेंसी चलता है। नहीं हो गया, खत्म हो गया, तो धीरे धीरे वही तो ग्रामीण संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है ना। हाँ हाँ नहीं, वही बात मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे तो हो रहा है ना, डेवलप्ड हो रहा है। तो इस तरह से चीजें अभी भी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो अभी भी चल रहा है, अभी तो ये चल रहा है, अभी भी टाउनशिप में भी तो हो रहा है। कपड़ा उपड़ा देखे, कपड़ा उपड़ा ले करके और बर्तन दे देते हैं, तो अभी भी तो चल रहा है। चलिए ठीक है, तो ये देखेंगे। तो इसके कारण से प्री हड़प्पन कल्चर डेवलप हुए। पहले प्री हड़प्पन आया और अच्छा ये जो प्री हड़प्पन बोल रहे हैं ना, ये ग्रामीण संस्कृति है। इसी ग्रामीण संस्कृति से शहर का विकास हुआ, यानी कि, और स्पेशली सबसे ज्यादा जो हम लोग पढ़ते हैं सोथी संस्कृति राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरीकरण का परिणाम है। और इस शहरीकरण की शुरुआत कहां से होती है? इस शहरीकरण की शुरुआत होती है इसी क्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ लोग बोलते हैं ना मेसोपोटामिया वाले आकर के इसको स्थापित कर दिया, वो गलत बोलते हैं। क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता में बहुत अंतर है, और इसीलिए मानते हैं कि इसी क्षेत्र में पूर्व में जो संस्कृति थी, आप जब देखेंगे भारत का भूभाग जब देखेंगे, तो इसी में एक संस्कृति की खोज किया था अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने एक संस्कृति का खोज किया था, और वो खोज किया था कहां पर? तो वो खोज किया था राजस्थान वाले क्षेत्र में। इस क्षेत्र में खोज किया था, ये वाला क्षेत्र में। अच्छा गुजरात चला गया ना, गुजरात नहीं, राजस्थान में ये वाला क्षेत्र में खोजा था। और इसमें एक संस्कृति की खोज की थी, सोथी संस्कृति। तो सोथी संस्कृति की खोज की थी
सोथी संस्कृति की खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये पॉइंट याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की संस्कृति, पूर्व की संस्कृति, यानी सिंधु, लिखिएगा एक पॉइंट लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड फ्रॉम द प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास पूर्व हड़प्पा संस्कृति से हुआ, पूर्व हड़प्पा संस्कृति से हुआ। डेवलप्ड फ्रॉम प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन या प्री हड़प्पन कल्चर, प्री हड़प्पन कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय अरब उपमहाद्वीप में, इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में, इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट देयर वेर मेनी प्री हड़प्पन कल्चर्स, अनेक पूर्व हड़प्पा संस्कृतियां थी, अनेक पूर्व हड़प्पा संस्कृतियां थी। भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक पूर्व हड़प्पा संस्कृतियां थी। देयर वेर मेनी प्री हड़प्पन कल्चर्स, प्री हड़प्पन कल्चर्स अनेक थी, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, आउट ऑफ व्हिच सम इंपॉर्टेंट आर, आउट ऑफ व्हिच, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, देयर वेर मेनी प्री हड़प्पन कल्चर्स इन विच सम इंपॉर्टेंट आर, इन विच सम इंपॉर्टेंट आर, जिसमें कुछ प्रमुख है। नंबर 1 लिखेगा, झोब कल्चर, झोब संस्कृति, झोब कल्चर लिखेगा, झोब संस्कृति, JHOB, झोब, झोब संस्कृति, झोब संस्कृति, झोब कल्चर। नंबर 2 लिखेगा, नाल कल्चर, नाल संस्कृति, नाल संस्कृति, नाल कल्चर। नंबर 3 में लिखेगा, क्वेटा संस्कृति, क्वेटा कल्चर, क्वेटा कल्चर। और नेक्स्ट देगा कुल्ली संस्कृति, KULLI, यहां कुल्की हो गया, कुल्की नहीं, कुल्ली, KULLI, कुल्ली कल्चर, कुल्ली संस्कृति। और नंबर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट है सोथी कल्चर, सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति। क्लियर? सोथी कल्चर, सोथी संस्कृति। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति। सोथी कल्चर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर, इट वाज, मतलब ये सब इसी संस्कृति, इन संस्कृति, जैसे पाकिस्तान वाले एरिया में, बलूचिस्तान वाले एरिया में झोब, नाल, क्वेटा, इन सब का डेवलपमेंट हुआ, कुल्ली का डेवलपमेंट हुआ, और भारतीय भूभाग में सोथी संस्कृति का विकास हुआ। और ओरिजिन, उद्भव के बारे में, अब देखिए उद्भव के बारे में कुछ लोग मानते हैं मेसोपोटामिया ने इसको बसाया, कुछ लोग मानते हैं ईरानी बलूची संस्कृति का, ईरानी बलूची, गलत है, ईरानी बलूची संस्कृति का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो मानते हैं, जो सही मानते हैं, देसी प्रभाव में अपना प्रभाव था। पहले ग्रामीण संस्कृति आई, उसी से विकसित होकर के शहरी संस्कृति आई, और इसी में 1853 ईस्वी में एक सभ्यता के बारे में पता चला, सोथी कल्चर के बारे में पता चला, अमलानंद घोष ने। तो लिखिएगा, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने राजस्थान क्षेत्र में, इन राजस्थान रीजन, अमलानंद घोष इन राजस्थान, अमलानंद घोष डिस्कवर्ड, अमलानंद घोष डिस्कवर्ड अ सोथी कल्चर इन राजस्थान रीजन। अमलानंद घोष ने राजस्थान क्षेत्र में एक सोथी संस्कृति का पता लगाया, सोथी संस्कृति का पता लगाया। परहैप्स इन 1853, 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में सोथी संस्कृति का पता लगाया, सोथी संस्कृति का पता लगाया। ठीक है, तो सोथी संस्कृति का पता लगाया किसने? अमलानंद घोष ने, राजस्थान क्षेत्र में। अच्छा, नहीं 1800 नहीं, क्योंकि 1921 में तो खुदाई ही हुई थी, 1953 में, हाँ 1953 में, 1953। तो सोथी संस्कृति का पता लगाया, सोथी संस्कृति का पता लगाया। क्लियर? सोथी संस्कृति का पता लगाया। डिस्कवर्ड सोथी कल्चर इन राजस्थान रीजन which was called pre-Harappan culture in Indian
रीजन, जिसे भारतीय भूभाग में पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, जिसे भारतीय भूभाग में which was called pre-Harappan culture in Indian region, जिसे भारतीय भूभाग में क्या कहते हैं, पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। क्लियर। और इन्होंने बताया इसी से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। अच्छा एक चीज और लिखिएगा, डीपी अग्रवाल टोल्ड दैट, डीपी अग्रवाल ने कहा कि सोथी संस्कृति का नागरिक रूप, नगर में रहने वाले को नागरिक बोलते हैं। लिखिएगा, अर्बन फॉर्म ऑफ सोथी कल्चर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सोथी संस्कृति का नागरिक रूप सिंधु घाटी सभ्यता है। सोथी संस्कृति का नागरिक रूप सिंधु घाटी सभ्यता है। That Indus Valley civilization is the urban form of Sothi culture. Urban form of Sothi culture. Urban Indus Valley civilization लिखिएगा, urban Indus Valley civilization was developed from सोथी रूरल कल्चर, मतलब सोथी कल्चर जो थी ना, सोथी ग्रामीण संस्कृति थी, उसी का नागरिक रूप सिंधु घाटी सभ्यता है। किसने कहा? डीपी अग्रवाल ने। दैट मीन्स कि बोथ आर द सपोर्टर ऑफ सोथी कल्चर डेवलपमेंट फ्रॉम नेटिव इन्फ्लुएंस, देसी प्रभाव में इस सभ्यता का विकास हुआ, इसके संदर्भ में है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं।